नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर की तरफ से है। आप सभी जानते हैं कि अभी इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी की मीडियम वर्टिकल लिफ्ट प्लेटफॉर्म का जो मेन हेलीकॉप्टर वो Mi-17 हेलीकॉप्टर है और अभी इसकी रिटायरमेंट का टाइम भी आने वाला है। मतलब अभी एकदम से इसको रिटायर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आने वाले वक्त में हमको रिटायर करने की ज़रूरत पड़ने वाली है, जिस वजह से अभी से इनकी अल्टरनेटिव्स को तलाश करना काफ़ी अच्छा रहेगा। पर अभी जैसे इंडियन एयरफोर्स लो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ का सामना कर रहा है, वैसा सिस्टम आगे चल के हमको हेलीकॉप्टर के साथ भी देखने को मिल सकता है। अभी की बात करें तो अभी HAL की तरफ से पिछले 2-3 सालों से इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर को डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है, जो कि आगे चल के हमारी मीडियम वर्टिकल लिफ्ट प्लेटफॉर्म का मेन हेलीकॉप्टर बनने वाला है। अभी बताया जा रहा है कि HAL की तरफ से अभी इसकी डिटेल डिज़ाइन को शुरू किया जा चुका है और हाल ही में ही एरो इंडिया शो के दौरान इसकी जो एक मॉडल को डिस्प्ले किया गया था उसको काफ़ी हद तक डिटेल डिज़ाइन के साथ डिस्प्ले किया गया और बताया गया कि अभी इसके डिज़ाइन को पहले के मुकाबले काफ़ी हद तक ऑप्टिमाइज किया जा चुका है और इसकी जो सेम डिज़ाइन है उसको कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी के पास भी फॉरवर्ड किया जाने वाला है, जिसके बाद कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी की तरफ से फंड्स को एलोकेट किया जाएगा और उसके बाद जाके ऑफिशियली इनकी प्रोटोटाइप्स को बनाने की प्रक्रिया को शुरू किया जा सकता है। आने वाले 15 सालों में HAL की तरफ से सिर्फ इंडियन मिलिट्री के अंदर ही ऐसे 400 हेलीकॉप्टर ज्यादा हेलीकॉप्टर को इंडक्ट करने की प्रेडिक्शन किया जा चुका है और अभी तो इसके डेक बेस्ड वेरिएंट को भी डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है, जो कि स्लाइटली हायर पेलोड के साथ आने वाला और इसका जो ओवरऑल वेट रहेगा वो करीब 14 टन के आसपास होने वाला है। अगला अपडेट एरो इंजन को लेकर और अभी हम हमारी पहली इंडिजिनस एरो इंजन यानी कि कावेरी इंजन के बारे में बात करने वाले हैं। माफ करना, मेरी आवाज़ थोड़ा स्लो लग रहा हो क्योंकि गला मेरा थोड़ा ख़राब हो गया और मुझे बुखार हो गया, तो आवाज़ आपको थोड़ा स्लो सुनाई देगा। आप सभी को मैंने पिछले हफ्ते बताया था कि अभी कावेरी इंजन की जो ड्राई वेरिएंट है इसको डेवलप करने में हमें काफ़ी हद तक सक्सेस मिल चुका है और अभी इसकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी हद तक ऑप्टिमाइज किया जा चुका है, जिस फ्यूचर में घातक UCM इस्तेमाल करने की प्लानिंग की जा रही है। अभी के लिए गोदरेज एरोस्पेस को इसकी इनिशियल 8 यूनिट को बनाने के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट को दिया जा चुका था और 2024 तक इनको डिलीवर करने का प्लान किया जा रहा है। अभी तक आपने देखा होगा जो ड्राई कावेरी इंजन है उसे टेस्ट करने के लिए हमको रशिया से मदद लेना पड़ता था, जिसमें रशियन ऑरिजिन IL-76 बेस्ड फ्लाइंग टेस्ट बेड में इस इंजन को इंटीग्रेट करके हमको टेस्ट करना पड़ता था, क्योंकि फिलहाल हमारे पास ऐसी कोई भी फ्लाइंग टेस्ट बेड मौजूद नहीं जहां पर हम हमारी इंजन को इंटीग्रेट करके टेस्ट कर सके। और पिछले साल दिसंबर से पहले ही ड्राई कावेरी इंजन को रशिया भेजा गया था, जहां पर इसको IL-76 में इंटीग्रेट करके इसकी हाई एल्टीट्यूड परफॉर्मेंस को चेक किया जा रहा था। अभी बताया जा रहा कि ये जो टेस्ट किया गया था ये बहुत ही बेहतरीन पाया गया था और अभी फाइनली इसकी 8 इनिशियल यूनिट को बनाने का प्लान भी किया जा चुका है। लेकिन अभी जिन नए प्रोटोटाइप्स को बनाने का प्लान किया जा रहा है इनको आगे चल के टेस्ट करने के लिए हमको एकदम से रशिया भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इनको अभी सीधे तौर पर तेजस में इंटीग्रेट करके टेस्ट करने का प्लान किया जा रहा है। अब प्रॉब्लम ये कि जो ड्राई कावेरी इंजन है ये बस 46 किलोटन के आसपास की थ्रस्ट को प्रोड्यूस कर सकता है, जो कि तेजस के लिए सफिशिएंट थ्रस्ट नहीं होने वाला है और इसी वजह से अभी के लिए इसे बस ग्राउंड बेस्ड प्लेटफॉर्म से ही टेस्ट करने की प्लानिंग की गई है। यानी कि तेजस की एक इनिशियल प्रोटोटाइप में अभी ड्राई कावेरी इंजन को इंटीग्रेट करके ग्राउंड टेस्ट को कंडक्ट किया जाएगा। इस दौरान इसे लंबे समय तक टेस्ट किया जाएगा, जिसमें इंजन को आइडल पावर से लेकर फुल पावर में टेस्ट किया जाएगा, साथ ही इसकी मैक्सिमम एंड्योरेंस को भी इस दौरान टेस्ट किया जाएगा। इसके अलावा अलग अलग फ्लाइट पैरामीटर्स को भी चेक किया जाएगा, जिसमें वाइब्रेशन इशू, साथ ही इसमें थर्मल रेजिस्टेंस, ड्यूरेबिलिटी और टैक्सी ट्रायल्स को भी कंडक्ट करने की प्लान किया जा रहा है। लेकिन इसके बाद इसकी फर्दर ट्रायल्स को करने के लिए इसको हमको रशिया भेजने की ज़रूरत पड़ सकता है, जिसमें हम इसकी हाई एल्टीट्यूड टेस्ट को कर पाएंगे, क्योंकि पहले तो इसमें कोई आफ्टर बर्नर सेक्शन मौजूद नहीं है और बिना आफ्टर बर्नर के हम इसको तेजस में इंटीग्रेट करके फ्लाइंग करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। और वैसे भी किसी भी सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट में कोई नए इंजन को इंटीग्रेट करके टेस्टिंग करना बहुत ही रिस्की होता है। लेकिन जब तक हम फर्दर ट्रायल के लिए इसको रशिया भेजेंगे तब तक इसकी काफ़ी सारे ट्रायल्स को हम लोग तेजस की मदद से भारत में कंप्लीट कर सकते, जो कि काफ़ी कम समय के अंदर हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं, जिससे हमारा काफ़ी टाइम बचने वाला है। और इसको जब हाई एल्टीट्यूड टेस्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी तब जाके हमें इसको रशिया भेजने की ज़रूरत पड़ सकता है। अगला अपडेट भी एरो इंजन को लेकर, अभी हम हमारी फ्यूचर एरो इंजन के बारे में बात करने वाले हैं। आप सभी जानते हैं कि हम अभी एक 110 किलोटन क्लास की एरो इंजन को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको आगे चल के हम लोग एमका में इस्तेमाल करने वाले हैं और बाद में सेम इंजन को ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर में और तेजस MK2 में भी इस्तेमाल किया जाएगा। अभी के लिए एमका की जो मार्क 1 वर्जन होगा और तेजस MK2 में भी जिन
G414 INS6 सीरीज के इंजन का इस्तेमाल किया जाने वाला है, उनको फ्यूचर में मिड लाइफ अपग्रेड के दौरान हमारे इंडिजिनस इंजन से रिप्लेस कर दिया जाएगा। अभी तक की इस रेस में सफरान सबसे आगे चल रहा था, क्योंकि पिछले 5 से 6 सालों में भारत और सफरान के बीच जॉइंटली एक एरो इंजन को डेवलप करने के लिए बातचीत चल रहा था, जिसमें सफरान रफाल में इस्तेमाल होने वाली अपनी M88 सीरीज के इंजन की कोर सेक्शन को मॉडिफाई करके भारत को ऑफर करने की बात कर रहा था। और इसमें सफरान भारत को इसकी कंप्लीट टेक्नोलॉजी को ऑफर करने के साथ साथ इसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को भी भारत के साथ शेयर कर रहा था, जिसके बाद इसको भारत जिसको चाहे उसको एक्सपोर्ट भी कर सकता है। अब सेम तरीके का ऑफर जो था वो रोल्स रॉयस की तरफ से भी भारत को दिया गया था। बस फर्क इतना था कि पहले रोल्स रॉयस की तरफ से अपनी यूरोजेट 200 सीरीज के इंजन की कोर को भारत को ऑफर किया जा रहा था, लेकिन अभी वो कंप्लीट एक नए इंजन को भारत के साथ मिलकर जॉइंटली डेवलप करना चाहते और मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं। लेकिन रोल्स रॉयस के ऑफर के मुताबिक उनके इंजन आराम से 130 किलोटन के आसपास की थ्रस्ट को प्रोड्यूस कर सकता है, जो कि एक तरीके से भारत की फ्यूचर रिक्वायरमेंट में एकदम से फिट बैठने वाला है। इसके बाद अगर जनरल इलेक्ट्रिक की बात करें तो उनकी तरफ से अभी अपनी G414 सीरीज के इंजन की कंप्लीट टेक्नोलॉजी को भारत के साथ शेयर करने के लिए सहमति जताई गई थी, लेकिन इसमें कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को भारत के साथ शेयर किया जाएगा नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। साथ ही इसको भारत में आगे चल के बनाए तो जाने वाला है, लेकिन क्या इनको आगे चल के भारत एक्सपोर्ट कर पाएगा नहीं, इसको लेकर कोई गारंटी नहीं दिया गया। पर आगे चल के जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से सेम इंजन के एक मॉडिफाइड वेरिएंट को भी भारत को एमका की मार्क 2 वर्जन के लिए ऑफर किया जा रहा है, जो कि 116 किलोटन की थ्रस्ट को जनरेट कर सकता है और ज़रूरत पड़ने पर इसको 125 से 130 किलोटन की थ्रस्ट को प्रोड्यूस करने के लिए मॉडिफाई किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये हो रहा है कि भले ही अभी तक इस रेस में सफरान आगे चल रहा था, लेकिन M88 इंजन की कोर को मैक्सिमम 110 किलोटन के आसपास की थ्रस्ट को ही जनरेट करने के लिए मॉडिफाई किया जा सकता है, जो कि अगेन इंडियन कंडीशन में कुछ हद तक रिड्यूस हो जाएगा। और इसी वजह से भारत अभी 130 किलोटन क्लास के इंजन को तलाश कर रहा है, जो कि इंडियन कंडीशन में भी आराम से 110 किलोटन की थ्रस्ट को प्रोवाइड कर पाएगा और इससे किसी भी कंडीशन में हमारे एयरक्राफ्ट को पावर की कमी नहीं रहेगा। तो इसी वजह से अभी इस रेस में रोल्स रॉयस सबसे आगे चल और उसके पीछे कहीं ना कहीं जनरल इलेक्ट्रिक आ चुका है। तो यहाँ पर अगर इस इंजन टेंडर को आगे चल के हासिल करना है तो इसके लिए सफरान को यहाँ पर रोल्स रॉयस की तरह भारत को कंप्लीटली एक नए इंजन को ऑफर करने की जरूरत पड़ सकता है, जो कि मैक्सिमम 110 किलोटन की थ्रस्ट नहीं बल्कि मैक्सिमम 130 किलोटन के आसपास की थ्रस्ट को प्रोड्यूस कर सके, जो कि फ्यूचर प्रूफ रहेगा। क्योंकि भारत अभी फ्यूचर को ध्यान में रखकर इसको डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, ताकि सेम इंजन को आगे चल के हम लोग अलग अलग डेरिवेटिव वेरिएंट बनाकर ऑपरेट कर पाए और अलग अलग प्लेटफॉर्म इसका इस्तेमाल कर पाए। और इसकी एक टर्बोफैन वेरिएंट को भी भारत बनाना चाहता है, जिसको आगे चल के भारत अपनी फ्यूचर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल करना चाहता है। अगला अपडेट आर्टिलरी गन्स को लेके, और अभी हम M777 अल्ट्रालाइट हाउजर के बारे में बात करने वाले हैं। आप सभी जानते हैं कि भारत की तरफ से यूनाइटेड स्टेट्स से करीब 145 अल्ट्रालाइट हाउजर को खरीदा गया था, जिसके बाद इसको खास करके हमारी पहाड़ी एरिया में तैनात किया गया था। इनकी खास बात यह है कि ये बहुत ही हल्के होते हैं, जिस वजह से इनको आसानी से एयरलिफ्ट किया जा सकता है या फिर कहीं पर डिप्लॉय भी किया जा सकता है। लेकिन अभी पता चला है कि भारत की तरफ से अभी अपनी एग्जिस्टिंग M777 गन्स को अपग्रेड करने का प्लान किया जा रहा है। अभी के लिए हमारे पास जो M777 गन मौजूद है ये 145 mm और 39 कैलिबर के स्टैंडर्ड की गन है, लेकिन अभी इनको 145 mm और 52 कैलिबर स्टैंडर्ड में अपग्रेड करने का प्लान किया जा रहा है, जिससे इनकी फायरिंग रेंज 30 किलोमीटर से 70 किलोमीटर के आसपास इंक्रीज हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी जो गन्स रहेगा उसका वजन 5800 kg के आसपास रहने वाला है। ऐसे गन को पिछले महीने ही BAE सिस्टम की तरफ से सीधे तौर पर इंडियन आर्मी को ऑफर किया जा रहा था, लेकिन इन गन्स की काफ़ी सारे सब सिस्टम हमारे M777 गन के साथ सिमिलर है, तो उस वजह से नए गन्स को सीधे तौर पर खरीदने के बदले एग्जिस्टिंग गन को ही अपग्रेड करने का प्लान किया जा रहा है। वैसे भी सेम सेगमेंट में हमारी कल्याणी ग्रुप की तरफ से एक अल्ट्रालाइट हाउजर को बनाया जा रहा है, जो कि हालांकि थोड़े हेवियर साइड में होने वाले लेकिन अपने इंडिजिनस गन होने वाले हैं। तो अभी अगर हम सीधे तौर पर BAE सिस्टम की गन्स को खरीद लेते हैं तो कल्याणी ग्रुप की तरफ से ऑफर किए गए अल्ट्रालाइट हाउजर की ER वेरिएंट की ऑर्डर जो है वो थोड़ा बहुत रिड्यूस हो सकता है, लेकिन एग्जिस्टिंग M777 गन्स को अपग्रेड करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हालांकि इनका वेट अभी पहले के मुकाबले थोड़ा बढ़ने वाला है, पर साथ ही इनकी फायरिंग रेंज भी अभी लगभग 2 गुना से ज़्यादा बेहतर होने वाला है और हम स्पेशल एमुनिशन के साथ करीब 70 किलोमीटर के आसपास स्ट्राइक कर पाएंगे, जो कि हमारी ATAGS के एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को भी आसानी से तोड़ सकता है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।